ये देखो इस तरह से था ना, कल हमने देखा था ना, ब्रह्मा में माणिक है, हाँ, बुधर में पन्ना, इस तरह से रत्न अध्याय हमने मंजूषा में किए। जनरली ऐसा ही होता है ना राकेश जी, ये सब जो जानते हैं वो देख लीजिए, पिक्चर सही है ना। इस तरह से मंजूषा में हमने ब्रह्मा और उसके आसपास जो है मुख्य चार देवता और उपदेवताओं में हमने इस तरह से हम रत्न अध्याय करते हैं, मंजूषा में इस तरह से डालते हैं। हाँ, अभी यहाँ देखिए क्या करना है हमें। ये तो होता है करते हैं लोग, किस तरह से करते हैं, किस पवित्रता से करते हैं वो नहीं मालूम है। हम ये मान के चले कि सब लोग पवित्रता से करते होंगे, मगर हमें क्या करना है, ये जितने हम रत्न मार्केट से बाजार से लाते हैं ना, उससे पहले आप चेक कर लेना। जो मैंने कल आपको बताया था, उतना ज्ञान नॉलेज आपको होना चाहिए कि वो कहीं दोषी न हो, दोषपूर्ण न हो, यानी कहीं क्रैक न हो, कहीं धब्बे न हो, हाँ, टूटा हुआ न हो, दो रंगा ना हो। इस तरह से आप उसे पहले चेक कर लें। उसके बाद आप उसे लेके आते हैं घर पे, चाहे आप घर से बना के लेके जाए मंजूषा, या फिर वहां जो साइट पर आप करें। हाँ, तो वो रत्नों को क्या करना, पहले लाने के बाद कच्चे दूध से धो लेना है, सारे के सारे रत्नों को। धोने के बाद गंगा जल या शुद्ध पानी से धो के उसको कपड़े से पोंछ लेना है। ठीक है, पहला काम यह करना है रत्न लाने के बाद। कितने लोग ये करते हैं नहीं मुझे नहीं पता है, मैं ये मान के चलता हूँ सारे लोग करते होंगे, मगर आपको ये करना है। आप रत्न लाते हो, पहले चेक कर लें कोई दोष ना हो। पहला काम हमारा ये है। एक वास्तुशास्त्री को इतना तो आना ही चाहिए कि वो रत्नों को अच्छी तरह से पहचान सके, उसमें कहीं दोष ना हो। उसके बाद उसे शुद्ध करें यानी कच्चे दूध से धो लेना है, गंगा जल से या शुद्ध पानी से धो लें आप। ठीक है, फिर कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद उसको यदि आपको चार्ज करना आता है तो आप करिए, जैसे कोई रेकी मास्टर है वो कर सकता है, कोई प्राणी किलर है वो उसे एनर्जाइज कर सकता है। इन जनरल केस में सब लोग नहीं जानते तो क्या करना है, हमें चंदन की अगरबत्ती या लोबान का धूप लगाना है। उसका जो धुआं होता है उस पर हमें ये रत्न एक एक करके चार्ज करने हैं ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और जो भी दोष है वो निकल जाए। समझ में आया सबको? ये प्रोसेस समझ में आया ना? चंदन के अगरबत्ती लें, उसे जलाएं या फिर लोबान का धूप जलाएं, उसके ऊपर इन रत्नों को घुमाना है, यानी उसे शुद्ध करना है। इस तरह से वो शुद्धिकरण भी हो जाएगा और चार्ज भी हो जाएंगे। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आ गया ना? अभी खरीदी के टाइम देखिए, मुझे जहां तक मालूम है वहां तक कि कोई भी वास्तुशास्त्री, ज्यादातर 90.95-97% वास्तुशास्त्री, बड़े बड़े वास्तुशास्त्री रत्नों के मोल यानी माप का ध्यान नहीं रखते हैं। जो मिलता है वो डाल देते हैं। जैसे कि मानिक लेना है तो मानिक लेके आए वो डाल दिया अंदर, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मस्थान में मानिक डालना है, तो वो मानिक लेके आते हैं। जहाँ सस्ता मिलता है, जैसे मिलता है वैसा। ज्यादातर केस में ऐसा होता है, कुछ लोग करते होंगे पता नहीं। मगर हमें क्या करना है, जितने भी रत्न हम लेते हैं उसका एक अपना एक माप होता है ज्योतिषीय दृष्टि से। क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी बताया, रत्न जो है वो ज्योतिष का विषय है, वास्तु का विषय नहीं है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से हमें उसे देखना है कि कितने माप का, कितने रत्ती का रत्न काम आ सकता है। उससे कम होगा तो वो पत्थर के बराबर है। ये बात आप ध्यान रखें। चाहे आप अंगूठी में लगाए, चाहे आप रत्न अध्याय में लगाए, या कहीं पर भी आप यूज करें रत्नों का, उसका मिनिमम कितना वजन होना चाहिए, माप होना चाहिए, वो शास्त्रों में दिया हुआ है ज्योतिषीय दृष्टि से। तो हम यहाँ देखिए बात करेंगे, ये जो पिक्चर आपने देख लिया जनरल, इस तरह से होता है, सारे लोग इस तरह से करते हैं। हमें भी इस तरह से करना है। मगर क्या करना है, मान लो हम मानिक लेके आए, मानिक हमने लिया, तो मानिक की जगह पे हम उसके उपरत्न भी डाल सकते हैं। हर एक प्लानिट के उपरत्न होते हैं, उसको आप डाल सकते हैं, वो सस्ते होते हैं, रिजल्ट भी सेम आएगा। हाँ, कुछ लोग डालते भी होंगे। तो आपको क्या करना है, आप लिखना चाहे तो लिख लें। मानिक का जो उपरत्न होता है वो होता है लालड़ी या तांबड़ा, लालड़ी या तांबड़ा। अब नेट पे सर्च करोगे ना सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, इसलिए मैं सबके फोटो नहीं दिखा रहा हूं यहाँ।
थोड़ी मेहनत आप कर लीजिएगा। तो अभी इनका जो माप है कम से कम 3 रत्ती होना चाहिए। मानक जो है, यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए, मिनिमम जो लिखा है वो मिनिमम है, उससे ऊपर आप डालिए 4, 5, 7 जितनी आपकी पहुंच है, जितनी सामने वाली की पहुंच है, जितना ज्यादा रहेगा वजन माप उतना वो अच्छा रिजल्ट देगा। उसकी अवधि में यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अवधि में आप कंफ्यूज होंगे, वो अभी छोड़ दीजिए, वो एडवांस का विषय है, वो ज्योतिष में फिर हम देख लेंगे। हाँ, तो अभी वजन को आप लेके चलें। आप मानक ला रहे तो कम से कम 3 रत्ती का होना चाहिए, दोष पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात आप ध्यान रखें। और फिर सूर्य का जो मंत्र होता है, अब हम लेके आए यहाँ, मानक लिया, उसको शुद्ध किया, अभी हम उसको ब्रह्म स्थान में स्थापित करेंगे। ठीक है, तो उसका जो मंत्र है, ओम हाम हीम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ये मंत्र का उच्चारण करके हमें स्थापना करनी है। उसका जो बीज मंत्र है सूर्य का, वो हमें बोल के उसकी स्थापना करनी है। ठीक है, वो मैं फिर ये जो सारे मंत्र है ना, मैं फिर वो ग्रुप में डाल दूंगा, रत्न अध्याय में डिटेल में आएगा, उस वो मैं बता दूंगा। या मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं, उसका जो आप सिर्फ लिख लिया सूर्य का बीज मंत्र, अब नेट पे भी मिल जाएगा और मैं भी लिख के दे दूंगा आपको। तो वो मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें माणिक की स्थापना करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं आर्यमा की ओर। मूंगा है ना, मेन तो मूंगा है, उसे लाल हकीक भी आप प्रयोग कर सकते हैं वहां, उसका उपरत्न है लाल हकीक, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वो कम से कम 8 रत्ती का होना चाहिए, कम से कम 8 रत्ती का वो होना चाहिए। उसका जो मंत्र है, ओम क्रम क्रीम क्रोम सह होमाय नमः। अब मंत्र ना लिखे, सिर्फ बीज मंत्र लिख ले, मैं आपको दूंगा फिर। हाँ? यदि आपको आता है और लिखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर चलते आगे विवस्वान, उत्तर में थोड़ा आगे जाते हैं लसुनिया। उसका जो, उसको वैदुर्य भी कहते हैं, भूरा हकीक, उसका उपरत्न है भूरा हकीक। वजन 4 रत्ती है, कम से कम 4 रत्ती होना चाहिए, 5 डाले, 6 डाले, 10 डालें, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हाँ, मगर मिनिमम 4 रत्ती उसका वजन होना चाहिए। उसका जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः करके हमें लसुनिये का वहां स्थापना करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा से करनी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो होलसेल में अपने भरते गए सब डाल दिए, ऐसा नहीं, एक एक श्रद्धा से एक एक नंग को डालें आप, जैसे आप साक्षात केतु को वहां विराजमान कर रहे हैं। समझा? फिर चलते हैं मित्र की ओर। नीलम, उसका उपरत्न है फिरोजा, फिरोजा भी है, लाजवर्द भी है, उसको आप ले सकते हैं। 4 रत्ती मिनिमम लेना चाहिए। उसका मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मंत्र करके शनि महाराज को याद करके हमें वहां उनकी स्थापना करनी है, नीलम की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भूधर की ओर, उत्तर की ओर पन्ना। उसका जो उपरत्न है वो बैरुज भी है और मरगस भी है, मरगज और बैरुज, ये उपरत्न है। तो मूल रत्न से जो है ये काफी सस्ते होते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, 19-20 ज्यादा से ज्यादा। 6 रत्ती इनका मूल्य जो है वो माप जो है कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। इनका जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, यह मंत्र बोल के हमें पन्ना का या जो आपने उपरत्न लिए उनका स्थापन करना है। उसके बाद आप में मोती है वहां, हाँ, उसमें चंद्रकांत भी आते हैं, उसका उपरत्न है चंद्रकांत ओपल, 4 रत्ती होना चाहिए कम से कम।
तो इसका जो मंत्र है, ओम श्राम श्रेम श्रौम सह सोमाय नमः या चंद्रे नमः, हाँ, ये मंत्र को कहते हुए, चंद्रमा को याद करते हुए मोती का वहां स्थापन करना है। फिर चलते हैं आगे सावित्री की ओर। पुखराज, इसका उपरत्न है पीला हकीक या सुनेला, सुनेला कोई भी आप ले सकते हैं। 4 रत्ती होना चाहिए। इसका जो मंत्र है, गुरु को याद करके ओम ग्राम ग्रेम ग्रोम सह गुरुवे नमः। फिर हमें पोखराज का स्थापन करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ। फिर इंद्र की ओर चलते हैं। हीरा, डायमंड, इसका उपरत्न है जिरकोन। ये 1 रत्ती का होना चाहिए कम से कम। इनका जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रेम द्रौम सह शुक्राय नमः, शुक्र का है ना हीरा, पूरी श्रद्धा के साथ शुक्र को याद करते हुए उनकी स्थापना करें। फिर रुद्र, वायव्य की ओर रुद्र, जो नीलम है, नीलम आप ले सकते हैं, जैसे मैंने नीलम का यहाँ बताया था वो आप ले सकते हैं वहां। और उसका मंत्र भी आपने मैंने बताया था, ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। तो इस तरह से हमें मंजूषा में रत्नों को स्थापन करना है इस मंत्र के साथ, श्रद्धा के साथ। आपका जो भाव होगा ना, वो भाव भी इसके साथ जुड़ेगा, उसकी एनर्जी भी इसके साथ जुड़ेगी। देखिए बहुत फर्क पड़ता है करने वाले से। 2 वास्तुशास्त्री मंजूषा बना रहे हैं, दोनों की भावना में फर्क है, दोनों की एनर्जी में फर्क है, आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप जो मंजूषा बनाओगे इस पद्धति से, उसके बाद एक रेडीमेड मंगवा लेना तैयार, वो भी किससे? जो देश का बड़ा से बड़ा जो वास्तुशास्त्री हो या आप जिसे जानते हो उनसे। फिर जो स्कैनर एक्सपर्ट है वो दोनों की एनर्जी को चेक करें, ये प्रैक्टिकल करें आप। देखिए मेरी बात को वो ना करें आप प्रैक्टिकल करें। जो प्राणिक हीलर है, रेकी मास्टर है, वो भी उसको चेक कर सकते हैं। जो पेंडुलम चलाते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं, वो भी उसको चेक कर सकते हैं। इस ग्रुप में काफी लोग हैं स्कैनर एक्सपर्ट, वो चेक करें अच्छे से। अच्छा जो वास्तुशास्त्री जिसे आप मानते हैं या जिसको आप गुरु मानते हैं वास्तु का, उनसे पास एक मंजूषा भरा हुआ तैयार बेचते हैं सब लोग, वो लाए और एक आप बनाए। तो मंजूषा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। ठीक है, मंजूषा को हमने जमीन में दिशा के अनुसार उसे स्थापना कर दी। उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी वगैरह डाल दी। इस तरह से देखिए, मैं आपको लास्ट में उसको सफेद कपड़े से मंजूषा को लपेटना है, देखिए है ना। इस तरह से फिर दिशा का वो करके आप उसे स्थापन कर दीजिए। ऊपर फिर मिट्टी डाल के उनको हम ढक देंगे। फिर ये हो गया प्रोसेस पूरा गर्भ विन्यास का। सुनिए, गर्भ विन्यास आप ओपन प्लॉट में भी कर सकते हैं या प्लिंथ लेवल आती है तब भी आप कर सकते हैं। 2 तरह से होता है। ठीक है।